हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा अच्छा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है गॉस लॉ, गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, जो कि हमको बताएगा कि गॉस लॉ जो है वो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये बताएगा हमको क्या, ये डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रब करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं GAUSS गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, देखिए समझते हैं गॉस लॉ क्या होता है। देखिए पहले तो गॉस लॉ को समझने से पहले गॉसियन सरफेस समझ लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें से चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो। जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो, कुछ नहीं समझ में आया, समझाते हैं। देखिए अगर कोई चार्ज क्यू रखा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे 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 निकलेगी। ठीक है, इधर से निकलेगी। तो अब इसमें देखिए अगर हम कौन सा सरफेस लें जो इसका वो सरफेस पे फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आए। देखिए हम किसी बच्चे ने कहा कि इस पे स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, किसी ने कहा हम क्या लेते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिकल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्यूबिकल में कैसा फ्लक्स रहेगा, स्फेरिकल में कैसा फ्लक्स रहेगा। देखिए स्फेरिकल में इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे भी ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे भी देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, इस जगह पे भी परपेंडिकुलर है, सब जगह ये परपेंडिकुलर है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली सरफेस से बाहर निकल रही हैं। ठीक, नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं। तो हमने पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से नॉर्मल कंपोनेंट जो निकल रहे होते हैं। ठीक है, कितने नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है किस सरफेस से, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझाया है। यूट्यूब पे जाएंगे, मैथमेटिक्स चैनल सर्च करेंगे, उस पर जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सर्च करेंगे, आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वहां पूरा हमने डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल में सारे जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली निकल रही हैं। लेकिन क्यूबिकल में क्या होगा, यहाँ पे तो नॉर्मली है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे देखें, अभी तो ये इधर से अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसमें जो है ये एंगल जो है नॉर्मल नहीं है, तो हमें इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा थीटा। लेकिन नॉर्मल तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ना, इसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ से भी नॉर्मल कंपोनेंट, यहाँ से भी नॉर्मल कंपोनेंट, यहाँ से भी नॉर्मल कंपोनेंट, सबसे नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे तो सबकी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, थोड़ी थोड़ी वैल्यू घट जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम स्फेयर लेंगे, ना कि क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, स्फेयर लेंगे। तो स्फेयर ही हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। तो ऐसा सरफेस जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, चलिए गॉसियन सरफेस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे गॉस लॉ को प्रूव कराएंगे एक पॉइंट चार्ज की मदद से। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए अभी हमने बताया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं और उसके सेंटर पे हमने क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है। उसके सेंटर पे हमने पॉइंट चार्ज रखा है। ठीक, तो अब हम इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जरा ये फाइंड करते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच की हमने कहा डिस्टेंस जो है वो r है। क्या है, r है। ठीक, तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds। क्या होता है, E डॉट ds इंटीग्रल ऑफ, पहले तो छोटा सरफेस यहाँ पे ले लेते, क्या लेते हैं, छोटा सरफेस। छोटे सरफेस को हमने कहा ds है और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जो पास हो रही है वो E हो रही है उसका। ठीक है, E लाइन पास हो रही है तो जो उसके लिए फ्लक्स बनेगा d फाई बनेगा। क्या बनेगा, d फाई बनेगा। ठीक, तो d फाई के लिए E डॉट ds होगा। E डॉट ds को हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, E ds cos थीटा। ठीक है, E ds cos थीटा। फिर उसके बाद में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे E ds cos थीटा, इधर इंटीग्रेशन, ये टोटल फाई बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अच्छा E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में
कि अगर किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे कि ई क्यू यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है और डिस्टेंस हमारी आर है, आर स्क्वायर, तो यही हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो फाई हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू ds कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ds कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, क्यू कांस्टेंट है भाई, पूरे सरफेस पे के लिए एक ही चार्ज रहेगा क्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, लेकिन आर स्क्वायर को हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे ना, तो बाकी चीजें हम निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर हमने पिछले लेक्चर में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहे थे, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैथमेटिक्स चैनल पे जाके सॉलिड एंगल सर्च देखिएगा, सॉलिड एंगल वहां पे समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले ही लेक्चर में है सॉलिड एंगल लास्ट में। ठीक है, तो स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल बनता है वो ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने वहां पे बनाया था। ठीक है, तो ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ds है तो इसके लिए डी ओमेगा आ जाएगा। और डी ओमेगा जो होगा डी ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, डी ओमेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और स्फीयर के लिए ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। सिंस स्फीयर के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। अगर हम यहाँ पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ना इस्तेमाल करना चाहे ना तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, तो भी सॉल्व अभी करके बताएंगे। ठीक है, 4 पाई, ठीक, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू भी तो था। ठीक है, तो इधर भी क्यू, ठीक, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या होता है, गॉस लॉ होता है, यही हमारा गॉस लॉ होता है। अच्छा, तो अभी हम कह रहे थे अगर इसका कॉन्सेप्ट ना यूज करें तो हम यहाँ पे ds ना ही खोलें, यहाँ पे ds ना खोलें, हम क्या करें, ds ना खोलें, और ds ना खोलें तो ds cos थीटा नहीं बनेगा, हर जगह ds आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ds बनेगा, आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ds, और स्फीयर के लिए ds का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ आएगा, इधर एक आर स्क्वायर बाहर होगा। देखिए करके बताते हैं, अगर हम सॉलिड एंगल का ना इस्तेमाल करते तो ये आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक, और आर स्क्वायर भी है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी तो बाहर निकालें, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ds, और स्फीयर के लिए ds के जो s होगा जो पूरा इंटीग्रेट होके आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, ये पूरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब हम लोग हायर मैथमेटिक्स में, ये हायर एजुकेशन में है, ग्रेजुएशन में है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हर एक पॉइंट को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ds cos थीटा जो है अभी तो हमने स्फीयर के लिए करा, मान लीजिए किसी ने स्फीयर ना लिया हो तो उसके लिए तो ds cos थीटा ही चाहिए होगा ना, उसके लिए तो ds cos थीटा ही चाहिए होगा, अगर किसी ने स्फीयर ना लिया हो तो ठीक, तो वहाँ तो ds cos थीटा ही चाहिए होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ds cos थीटा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। अगर कोई इंटर में हो तो इंटर में अगर इसको यूज करे तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं, अगर लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप यही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई होता है इंटीग्रल ई डॉट ds, फाई यही तो होता है, फाई यही तो होता है, ई डॉट ds होता है, ठीक है, ई डॉट ds होता है, और हमने ई डॉट ds अभी क्या प्रूव करा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमारा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंटीग्रल में है ना, इंटीग्रेशन में है कि नहीं है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, GAUSS लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसको ये बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, आई होप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन यहीं से देख के लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को देख के लिखेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे डी। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है द टोटल फ्लक्स generated by any any charge in the Gaussian surface is equal to the 1/epsilon naught times the total charge in within the surface। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज विद इन द सरफेस तक समझ में आया, इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, या इसको गॉस लॉ भी कहते हैं, हम लोग ने इंटर तक पढ़ा है। अब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कुछ नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी केवल एक्सप्रेशन होती है, उसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कहते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, DIFFERENCE, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखिए ये क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है जो कि E.ds होता है, ठीक है, E.ds जो होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है। क्या होता है, Q/ε0 होता है। अच्छा, अब Q के लिए अगर हम Q को किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखेंगे हैं, और उस जो सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा, जनरली स्फेरिकल होगा। हमने कहा इस स्फीयर का टोटल वॉल्यूम V है, ठीक, इसमें से हमने छोटा वॉल्यूम निकाला dV, ठीक, और इसके अंदर जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो हमने कहा रो है, चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते कैसे, वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज, हमारा टोटल वॉल्यूम V है, पर यूनिट चार्ज हमारा कितना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज हमारा Q है, टोटल वॉल्यूम V है, dQ हमने निकाला है यहाँ से, और इसके लिए dV है। ठीक है, तो हम यहाँ से बना लेंगे dQ हमारा क्या बनेगा, यहाँ से dQ देखिए हमारा क्या बनेगा, रो dV बनेगा। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करें, दोनों को, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा टोटल चार्ज, और ये बनेगा हमारा इंटीग्रल रो dV, ठीक, रो dV। अब इसके आगे बढ़ाते हैं, दोनों तरफ क्या करें, ε0 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, Q/ε0, इधर क्या आएगा 1/ε0 रो, सॉरी, इंटीग्रल रो dV। ठीक है, और हमको पता है Q/ε0 क्या होता है, Q/ε0 यहाँ से हम पढ़े हैं Q/ε0 क्या होता है, E.ds होता है। क्या होता है, E.ds, इंटीग्रल ऑफ E.ds होता है। इधर इंटीग्रल ऑफ 1/ε0 बाहर है, रो dV। ठीक, अरे बड़ी समस्या आ गई, इधर तो dV है, इधर ds है, क्या आ गया, इधर तो dV, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, इधर सरफेस इंटीग्रल है, कोई बात नहीं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको कहता है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल दिया हो,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई डॉट डी एस, इसका सरफेस इंटीग्रल दिया है हमारा, इसका हमारा सरफेस इंटीग्रल दिया है और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना होगा, तो इसी का डाइवर्जेंस कर देंगे, इसका डाइवर्जेंस कर देंगे और ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ये होता है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, GAUSS, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अब यहीं पे लगा देते हैं, LHS पे लगा देते हैं इसको। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डेल्टा E dV इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रल ऑफ रो dV। ठीक, इंटीग्रल ऑफ रो dV। अब यहां से हमारा क्या होगा, अब जरा देखिए, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम, भाई दोनों तरफ ही इंटीग्रल लगा हुआ है, तो भाई जैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होते हैं तो डिफरेंशिएशन के टर्म कट जाते हैं, उसी तरह दोनों तरफ इंटीग्रल के टर्म कट जाएंगे। इधर से इंटीग्रल और इधर से इंटीग्रल काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी होती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। Divergence of electric field is equal to the 1/ε0 times the volume charge density within the surface is known as the differential form of Gauss law. Is known as the differential form of Gauss law. ठीक, यही हमारा क्या होता है, differential form of Gauss law कहलाता है। ठीक है, अब यही हमारा differential form of Gauss law है। एक चीज और, ये MKS सिस्टम में होता है, ये MKS सिस्टम में होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लेकिन CGS सिस्टम में जो गॉस लॉ होता है वो होता है 4 पाई रो। ये CGS सिस्टम में होता है, CGS सिस्टम। ये MKS सिस्टम, ये CGS, अरे MKS सिस्टम तो पता होगा, मास किलोग्राम सेकंड, और ये CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब आगे बढ़ते हैं लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन पे। किस पे, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन पे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन एक छोटी सी इक्वेशन है जो कि हमको लाप्लासियन इक्वेशन जो हमने मैथ्स में पढ़ी होती है, जनरली मैथ्स के बच्चों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ी होगी लाप्लासियन इक्वेशन, तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए, खैर वो सब बात की बात है। हमारा अभी क्या निकालना है, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन क्या कहती है हमको, देखिए हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स के लेक्चर पे जाइएगा, मैथमेटिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया है। उसमें पूरा 5 टॉपिक है, लास्ट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक प्रूफ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखिएगा, जाके आगे आगे पढ़ा कर देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे जहाँ पे हमने ये समझाया उसको जाके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हम पढ़ के आए हैं, ये हमने पढ़ा है। और अभी क्या पढ़ा है, और अभी हमने पढ़ा है ग्रेडियंट ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ग्रेडियंट ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E की जगह हम लोग ये रख लेते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये ग्रेडियंट का स्क्वायर हो जाएगा, खुलेगा तो ये माइनस ग्रेडियंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हम इसको उधर भेज देते हैं, तुम्हारा क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी लाप्लासियन एंड पॉइजन्स इक्वेशन होती है। लाप्लासियन एंड पॉइजन्स इक्वेशन है, ये हमको बताती है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमको क्या बताती है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी 0 होगी। चार्ज क्या है, Q है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी 0 तो पोटेंशियल भी 0। यही हमारी लाप्लासियन एंड
लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन प्रूव करती है कि व्हेन रो इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख देते हैं व्हेन रो इज इक्वल टू 0, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी लाप्लासियन इक्वेशन प्रूव करती है। बस इतनी है हमारी लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इसकी हेडिंग नहीं डालना है ये सीधे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कहीं पूछा नहीं जाता है, बस ये बेसिक के नॉलेज के लिए है, ठीक है। कि नहीं मतलब अगर आप कहीं हायर स्टडीज़ JMM का पेपर तैयारी करें तो वहाँ पे बेशक आपसे पूछ लिया जा सकता है, लेकिन अभी ग्रेजुएशन लेवल पे इसको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कभी आ जाता है, अगर थ्योरेटिकल हो पेपर तो आ भी जाता है, ठीक। तो देख लीजिएगा एक बार, हमने पढ़ा है कि E.ds जो है, अभी पढ़ के आए हैं गॉस लॉ से, Q/ε0 होता है, Q/ε0 होता है भैया। E इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो E को बाहर निकाल लेते हैं, E को हमने बाहर निकाल लिया, .ds पॉइंट, हमने चार्ज कैसा लिया, एक लीनियर चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज लिया है। पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है हमको, Q/ε0। ds का इंटीग्रल करेंगे तो पूरा इसका एरिया कितना निकलता है, 4πr क्या निकलेगा, 4πr²। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक, Q/ε0। चलिए अच्छी बात है, इसको नीचे भेजेंगे। E इज इक्वल टू 1/4π, इधर ε0 मल्टीप्लाई कर देंगे और r² इधर आ जाएगा, 1/r², ठीक। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू भी है ऊपर, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है भाई। देखिए यहाँ तक आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस लॉ से प्रूफ कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल टू F/Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज यूनिट पॉजिटिव होता है, इसलिए Q0 रखते हैं, क्योंकि Q0 टेस्ट चार्ज का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी Q इंटू E0। ये किसकी आएगी, F की वैल्यू आएगी, यही पुट कर देते हैं, ठीक है, या E यही पुट कर देते हैं, तो E की जगह F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ0। E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 r² Q/r².Q0 मल्टीप्लाई कर देंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन में r²। यही तो होता है कूलम्स लॉ, यही तो हमारी कूलम्स लॉ की इक्वेशन होती है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरे टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, पॉइंट चार्ज है, और Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज, ठीक। ये हमारा प्रूव हो गया कूलम्स लॉ, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और लाइक कर दीजिएगा तो हमने पहले ही बता दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।